हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के एमसीक्यूज की, जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। वैसे तो ये 25 नंबर का ही पूरा पेपर होता है और इसमें से केवल 5 ही एमसीक्यू आते हैं, लेकिन 25 नंबर के पेपर में अगर 5 एमसीक्यू अगर हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, तो पेपर ऑलरेडी 20 नंबर का हो जाएगा और उसमें से पासिंग होना बहुत मुश्किल। तो 5 एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट कहां से आ सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, उसी की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एक वीडियो को देखकर आप बाकी जो एमसीक्यूज के हैं वो पूरी तैयारी कर लेंगे। तो यहां लिसनिंग और स्पीकिंग और दूसरा ग्रामर यहीं से आता है। डीएलएड का ग्रामर से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने के लिए डीएलएड ग्रामर नाम की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो जाकर आप चैनल पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो दिख जाएगी आपको, ठीक है, वो देख लेना। और अभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें यहां पर, देखिए लैंग्वेज, पहला एमसीक्यू, लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। व्हीकल मतलब होता है गाड़ी, वाहन। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स, भाषा जो होती है वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, विचार होते हैं, उनको लाने ले जाने का काम कौन करता है? भाई वो भाषा ही करती है। इसलिए लैंग्वेज को क्या बोला है? व्हीकल, उसे वाहन बोला, गाड़ी बोला है, ठीक है। वेदर ट्रू और नॉट एंड ग्रामर इज द मशीनरी। भाई हम जो बात कहते हैं, चाहे हमारे थॉट हो या फीलिंग्स हो, चाहे वो सच्ची हो झूठी हो, लेकिन कहते तो भाषा के माध्यम से ही है। और उसको ले जाने के लिए, भाई उसको पहुंचाने का, अच्छे से पहुंचाने का काम जो है वो ग्रामर करता है। यानी सही तरीके से, सही व्याकरण के तरीके से बोलोगे, करेक्ट ग्रामेटिकल बोलोगे, तो सामने वाले को सुनने में सही लगेगा, तो आपकी बात पर ज्यादा अच्छा यकीन कर सकता है, ठीक। तो ये जो पूरा डेफिनेशन है, पूरी जो परिभाषा है, किसने दी थी? तो इस परिभाषा को दिया था मेनन एंड पटेल ने। किसने दिया था? मेनन एंड पटेल। ध्यान रखिएगा, इस परिभाषा को मेनन एंड पटेल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। ट्रांसलेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? ट्रांसलेशन करना यानी परिवर्तन करना, ये कितने टाइप का होता है? तो ये भाई 3 टाइप्स का होता है। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। आगे बढ़े। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर। भाई कितने प्रकार के ग्रामर है, व्याकरण कितने प्रकार का होता है? तो कुल 5 प्रकार का ग्रामर यहां पर होता है। व्याकरण की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, बस मैंने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके बताया। तो ग्रामर जो होता है 5 टाइप्स का होता है। अगला अगर आगे बढ़े तो अब यहां पर भी एक परिभाषा आपको मिल जाएगी। देखिए, वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, द रिटन और द प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग। हम क्या करते हैं? बोले हुए शब्दों को ही लिखते हैं। जो लिखे और प्रिंट हुए, छपे हुए शब्द होते हैं वो कुछ नहीं है, वो बस सिंबल हैं स्पोकन वर्ड्स के। यानी हम जो भी लिखते हैं, जो भी छापते हैं, वो सब वही शब्द होते हैं जो हमारे मुख से निकले होते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी भाई? ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये स्टेटमेंट दिया था एफजी फ्रेंच ने। किसने दिया था ये स्टेटमेंट? एफजी फ्रेंच, ठीक। आगे बढ़े। अगला देखिए, द रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश, सही इंग्लिश बोलने का जो करेक्ट इंग्लिश जो है वो दिन ब दिन गिरते जा रहा स्तर, यानी लोग करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल रहे, दिन ब दिन ये कम होते जा रहा है। रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। क्या कारण है कि अंग्रेजी का स्तर जो है दिन ब दिन घटता जा रहा है? क्या कारण है? तो इसका जो कारण क्या भाई? क्या रीजनल इन्फ्लुएंस? बिल्कुल सही कारण है, क्योंकि आप कितनी भी इंग्लिश भाषा बोल लो, आप जिस क्षेत्र में रहोगे उस क्षेत्र के दूसरी स्थानीय भाषा का प्रभाव तो दिखेगा इंग्लिश में। फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, जी हाँ, फिजिकल डिसेबिलिटी भी एक कारण है। मतलब अगर किसी को फिजिकली डिसेबिलिटी है, कोई शारीरिक विकलांगता है, जिस कारण से वो अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाता। फिर रिट्रीव इनहिबिटेशन, जी हाँ, रिट्रैक्टिव इनहिबिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई इनहिबिटेशन हो रहा है, यानी कि वहां का जो प्राचीन, वहां के जो इनहेबिटेंट्स, लोकल लोग रहते हैं, वो उस भाषा को परिवर्तित कर देते हैं ना। तो ये तीनों सही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबो, यानी तीनों के तीनों सही कारण है अंग्रेजी के गिरते हुए स्तर के लिए। फिर अगला, विच इज द सेंटेंस कॉल्ड फॉलिंग इंटोनेशन। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है फॉलिंग इंटोनेशन के बारे में बता रहा है? गिरता हुआ इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है आपका जो टोन है, आपका जो सुर है, वो गिरता हुआ। प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, चिल्ला के तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह प्लीज बोला गया है। प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, है ना, टी, वैसे कॉफी नहीं, टी बोला है। तो आप अगर ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें टोन डाउन हो रही है। फिर ब्रिंग मी सम बुक्स, यहां प्लीज नहीं बोला। प्लीज क्यों नहीं बोला? क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। टेक दिस बुक, इस किताब को यहां से लेकर जाओ। तो इन दोनों आपको सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई ऑर्डर, मतलब रिक्वेस्ट नहीं दिख रही, पोलाइटनेस नहीं दिख रही। तो जहां पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट नहीं होती है, वहां पर ऊंचा स्वर होता है, ठीक है। और जहां पर प्लीज बोल रहे तो प्यार से ही बोलेंगे, धीरे से ही बोलेंगे। तो इसको कैसा करेंगे हम? यही हमारा सही उत्तर होगा कि इसी सेंटेंस में जो है फॉलिंग इंटोनेशन, यानी गिरता हुआ स्वर इसी में है, नीचा स्वर इसी में है, ठीक। सही जवाब होगा प्लीज ब्रिंग मी कप ऑफ टी, सही उत्तर होगा, ठीक।
अगला, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन द रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसको, ठीक है ना, ऑल ऑफ द हमारा उत्तर होगा। अगला, द साउंड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो अंग्रेजी के साउंड्स हैं, इंग्लिश के जो साउंड्स हैं उनको कितने भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। आप जानते हो साउंड्स, और जैसे स्वर और व्यंजन में हिंदी को बांट देते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश को भी हम बांट देते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में, ठीक। विच टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने नंबर ऑफ साउंड्स, बताइए भाई, कितने नंबर ऑफ साउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, साउंड्स, कितने नंबर ऑफ साउंड्स है, स्वर है, ठीक है। तो यहां पर 44, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। वैसे तो आप कमेंट कीजिए 44 सही है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। अगर आपको सही लगता है कि 44 सही है तो कमेंट कर दीजिए हाँ सर सही है, और लगता है कि नहीं गलत है, कोई और आंसर करेक्ट है, तो जरूर उसको कमेंट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब भाषण, मैंने बोलना, तो बोलने में कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग काम नहीं करता इसमें से, लेग, पैर काम नहीं करते भाई, है ना। तो सही उत्तर तो होगा टंग, लिप्स, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, टंग मतलब जीभ, लिप्स मतलब भाई हमारे होठ, तो ये तीनों काम लगते हैं ना, वोकल कॉर्ड यहाँ पर जो रहता है वो भी काम आता है, तो बस लेग, सही उत्तर क्या होगा लेग। लेग हमारे स्पीच में, भाषण देने में कोई काम नहीं आता। फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज, कॉन्सोनेंट साउंड जो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश में कितने हैं, 24, कितने भाई 24, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं टोटल, 24 होते हैं, ठीक है। व्हाट इज एसेंशियल टू एक्वायर ए गुड प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में सही उच्चारण करने के लिए, व्हाट इज एसेंशियल टू एक्वायर ए गुड प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में सही उच्चारण सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसमें एकदम एक्सपर्ट होने के लिए आपको कौन सी चीज चाहिए, है ना, क्या चीज बहुत जरूरी है। ए लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट्स, जी हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ए लॉट ऑफ सिस्टमेटिक एफर्ट, जो मेहनत करनी होती है वो चरणबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से करनी पड़ती है, ये भी सही है। ए लॉट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, बहुत बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, यानी सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द, जी हाँ, ये तीनों करेंगे तब जाके आप अंग्रेजी का अच्छा गुड प्रोनाउंसिएशन या सही उच्चारण कर पाएंगे, अच्छा उच्चारणकर्ता बन पाएंगे। फिर अगला सवाल, द लेटर्स ए ई आई ओ यू, 5 ये जो है ये इंग्लिश अल्फाबेट में क्या कहलाते हैं, जाहिर सी बात है 5 वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल कहलाते हैं ना, सही उत्तर क्या होगा वॉवेल्स, ये 5 जो है वॉवेल्स कहलाते हैं, ठीक। अगर ऐसे ग्रामर के और भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा डीएलएड का ग्रामर का प्लेलिस्ट बनाया मैंने, जाकर चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डीएलएड ग्रामर प्लेलिस्ट, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अदर देन वॉवेल्स, वॉवेल्स के अलावा जो शब्द बच जाते हैं, जो अक्षर बच जाते हैं, जैसे 26 अक्षर होते हैं, 26 में से 5 निकाल लिए, तो जो बच गए 21 वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट्स, क्या कहलाते हैं भाई, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स बिल्कुल ऐसे हिंदी जैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, है ना, स्पीच के बेसिक कंपोनेंट्स में ये नहीं आता, कौन सा, स्पीच यानी भाषण में बेसिक यानी आधारभूत चीज नहीं है, स्ट्रेस, पोयम या फिर रिदम या इंटोनेशन। देखो स्ट्रेस देना यानी सुर में लंबा तान देना रहता भाई, ये तो सही है। रिदम एक सुर में बोलना, फिर इंटोनेशन स्वर का ऊंचा नीचा करना, ये भी। पोयम, पोयम नहीं होती भाई, पोयम पार्ट नहीं है, क्योंकि स्पीच का इस्तेमाल करके पोयम बोलते हो, पोयम की वजह से आपकी स्पीच नहीं बढ़ती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हो गए सही उत्तर। बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखिए, अब यहां से ग्रामर का शुरू होता है, क्योंकि 2 ही इकाई से भाई यहां से एमसीक्यू आते हैं। टोटल कितने एमसीक्यू आते हैं भाई, 5, है ना, इंग्लिश के 5 ही एमसीक्यू आते हैं। और ये 5 एमसीक्यू भी कहां से, एक तो वो लिसनिंग और स्पीकिंग से आते हैं, है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग से, और दूसरा आता है ग्रामर वाले चैप्टर से आता है, ठीक। तो ये सारे हम ग्रामर वाले क्वेश्चन पर पहुंच गए, तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस को करते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आना चाहिए, तो इंग्लिश ग्रामर जो होता है बेसिक, कैसे सीखते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसके क्वेश्चन बनाते हैं, इसका मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें डीएलएड ग्रामर के टॉपिक्स को छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियोस में कवर किया, बहुत आसान और मजेदार तरीके से पढ़ा है, तो जाके आप पहले डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट देखो, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। दे आर फॉन्ड प्लेइंग क्रिकेट, दे आर फॉन्ड, फॉन्ड मतलब शौक है, उन्हें पसंद है, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, है ना, यहां पर क्या आएगा, ऑफ आएगा, उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक है, ऑफ। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, है ना, टू प्ले क्रिकेट, खेलना उनको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। तो लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं के अंदर कूदा, इनटू, जब किसी चीज के अंदर जाता है तो इनटू लगता है, इन नहीं लगता है ना, तो यहां लगेगा इनटू, द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल। फिर डिड द सर्वेंट कट हिज फिंगर बाय नाइफ, फ्रॉम नाइफ, विथ नाइफ, टू नाइफ, है ना। डिड द सर्वेंट कट हिज फिंगर विद द नाइफ, है ना, क्या चाकू से सर्वेंट ने अपने जो क्या कहते हैं फिंगर, उंगलियों को काट लिया, तो हम क्या बोलेंगे, डिड द सर्वेंट कट हिज फिंगर बाय द नाइफ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, विद द नाइफ या फ्रॉम द नाइफ या टू द नाइफ, है ना, टू द नाइफ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा इसका, विथ द नाइफ, ठीक। आगे, मोहन हैज बीन स्टडिंग
फॉर 2 आवर्स, मोहन हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखो दो टॉपिक होता है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। तो सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, बता देता हूं। सिंस तब लगता है जब आप बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए कुछ काम कर रहे हो। अब ये यहां पर मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटा कोई लंबा टाइम नहीं है। अगर ये 2 साल से किसी चीज का इंतजार कर रहा होता तो हम, अगर 2 इयर्स होता ना, तब वहां पर क्या लगाते हैं, सिंस लगाते। जब लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड की बात होती है तब इस्तेमाल किया जाता है सिंस का, और जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात की जाती है तो होता है फॉर का। जैसे कि कुछ घंटे, कुछ दिन, अगर ये हो गया तो भाई हम फॉर लगाएंगे, पर कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स, है ना, कुछ डिकेड्स लगाएंगे तो वहां पर सिंस होगा। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सिंस लगाओ, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फॉर इस्तेमाल करो। तो 2 आवर्स मतलब 2 घंटे, तो शॉर्ट टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फॉर लगाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वेयर विल यू गो, वेयर विल यू बी गोइंग, तुम कहां जाओगे, है ना। अब वेयर विल यू बी गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा है। आप किसी को कब पूछते हो, वेयर विल यू बी गोइंग, तुम कहां जाओगे, कब पूछोगे, परसों पूछोगे या कल पूछोगे, है ना। कल तुम कहां गए थे, तो ऐसे तो नहीं पूछेंगे, विल थोड़ी लगाएंगे, वहां पूछेंगे वेयर यू हैव बीन, कल तुम कहां थे, ऐसा पूछते हैं। तो ये फ्यूचर के लिए पूछ रहा है, तो भाई एस्टरडे तो पूछेंगे नहीं, लास्ट डे तो बोलेंगे नहीं, लास्ट मतलब अंतिम दिन यानी प्रीवियस डे कोई होता है, ठीक है। टुमारो, एस्टरडे का भी पूछ नहीं सकते, ठीक है, तो क्या होगा, टुमारो। सही उत्तर क्या होगा इसमें, टुमारो। वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, कल तुम कहां जाओगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टुमारो ही फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल, है ना, लेफ्ट, टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल। अब यहां पर आएगा टर्न, टर्निंग, टर्न, टर्न्स। अब ये टर्न का मतलब होता है पास्ट टेंस, है ना, ईडी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है इसमें, वर्ग का, V2 जिसे कहते हैं। पर यहां पर अभी वो मुड़ने का ही है, ये तो ऑर्डर दे रहा है कि मुड़ जाओ तुम्हें स्कूल मिल जाएगी। तो टर्न लेफ्ट, है ना, टर्न लेफ्ट, अगर सिर्फ ये टू नहीं होता, टू द नहीं होता, तुम क्या लिखते, टर्न लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल, बाएं मुड़ो स्कूल मिल जाएगी, बाएं की ओर मुड़ो तुम्हें स्कूल मिल जाएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, टर्निंग, बाएं मुड़ते ही तुम्हें स्कूल मिल जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा, टर्निंग टू द लेफ्ट। ठीक, यहाँ पे टू द लगा हुआ है, तो टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट इन द लास्ट मंथ। ठीक है, देयर वॉज, है ना, पास्ट है, पास्ट में देयर वॉज, वहां था, देयर वॉज ए लॉयन, देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए मैन, देयर वॉज ए टॉर्टोइज, है ना, देयर वॉज ए डियर, देयर वॉज ए फॉक्स, है ना। पास्ट के लिए एक लोमड़ी थी, एक खरगोश था, है ना। तो देयर वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट इन लास्ट मंथ, लास्ट मंथ के बाद मतलब पिछले महीने मतलब पास्ट की बात, पास्ट है मतलब वॉज के साथ लगेगा, वॉज के बाद साथ क्या लगेगा, इट वॉज ए लॉयन थोड़ी, एक शेर था अगले महीने, नहीं ना भाई, देयर वॉज उस महीने में एक शेर था पिछले महीने, ऐसा कुछ, ठीक, जंगल में। इट मे इन द नेक्स्ट ईयर, अब ये इट मे पूछा मतलब पास्ट की बात तो हो नहीं रही, फ्यूचर की बात हो रही है, शायद ऐसा हो, मैं कब इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए। तो इट में अगले साल, अब अगले साल की बात हो रही है, तो अगले साल बारिश हो सकती है। रेंड, ईडी, ये तो V2 है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक। रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है ING, ये भी नहीं आएगा। और ये जो रेन्स है, RAINS, रेन्स, भाई ये किसके लिए लगता है, ये लगता है सिंगुलर शब्द के लिए, है ना। तो सिंगुलर तो है नहीं, इट की बात हो रही, तुम क्या लिखेंगे, इट में रेन इन द नेक्स्ट ईयर, इट में रेन इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल बारिश हो सकती है। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला देखिए। अब यहां पूछा अगला सवाल, नाइदर यू ब्लैंक्स योर फ्रेंड इज ए गुड पर्सन। जब नाइदर आता है तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, क्या आता है, नाइदर के साथ नॉर, और आइदर के साथ और, इसे आइदर या इधर भी कई लोग कहते हैं, EITHER, आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, और नाइदर के साथ क्या लगता है हमेशा, नॉर, याद रखना, नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है हमेशा, ध्यान रखना, एन से नाइदर, एन से नॉर, ठीक है, आइदर और, याद रखिएगा, ठीक। तो यहां नाइदर दिया, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, नाइदर, ना तुम्हारा दोस्त आया ना ही तुम आए, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड इज ए गुड पर्सन, ना तुम सही आदमी हो ना तुम्हारा दोस्त, है ना, दोस्त तो वैसे भी नालायक होता है। फिर हॉर्स, मैन, बुक, टेबल, पेंसिल एक्सेट्रा आर, घोड़ा, आदमी, बुक किताब, टेबल, पेंसिल, ये सब क्या है, ये सब कौन सी नाउन है, किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जो है भाई कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन, क्योंकि नाम नहीं लिया। हॉर्स बोल के ये समझ में नहीं आ रहा किस हॉर्स की बात हो रही है, सफेद हॉर्स या कौन से हॉर्स, छोटा हॉर्स, बड़ा हॉर्स, हॉर्स मतलब पूरी स्पीसीज। जब एक शब्द बोल के पूरे जाति की बात करते हैं ना, तब उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। तो यहां पर मैन बोला तो आदमी, कौन सा आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, नाम लिया नहीं लिया, आदमी मतलब पूरी दुनिया में आदमी होंगे भाई, तो पूरे आदमियों के प्रजाति की बात हो गई, तो इसलिए हमने कॉमन नाउन लगाया। जब एक शब्द बोल के पूरे प्रजातियों की बात की जाती है ना, पूरे स्पीशीज की, तब वहां पर कॉमन नाउन लगाते हैं, ठीक।
अब मीरा इज बेटर देन राधा, इज दिस सेंटेंस इज, अब ये कौन सा सेंटेंस है देखो, तो ये डिग्री वाला सेंटेंस है। गुड बेटर बेस्ट ये कंपैरिजन के लिए काम आता है, इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सब कंपैरिजन है। तो जब कंपेयर करते हैं ना, दो को कंपेयर करते हैं तो सेकंड वाला लगाते हैं, ठीक है। उसे पॉजिटिव की जगह कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करना, कंपैरेटिव डिग्री। तो डिग्रियां भी तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां कंपेयर कर रहे हैं, मीरा इज बेटर देन राधा, दो लोग हैं तो दो लोग में से कंपेयर हो रहा ना, पहले वाले से दूसरी बेटर है, तो मीरा इज बेटर देन राधा, तो कौन सी डिग्री है ये, है ना। मीरा इज गुड, अब ये पॉजिटिव हो गया। फिर मीरा इज बेटर देन राधा, फिर राधा इज बेस्टेस्ट, राधा इज बेस्ट, है ना। गुड बेटर बेस्ट वो सुपरलेटिव हो जाता है, बेस्ट जो सुपरलेटिव होता है। बेटर क्या होगा यहां पर? तो यहां पर भाई कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव, क्योंकि यहां पर कंपेयर कर रहे हैं मीरा को राधा से। फिर द सेइंग और डाइन वर्ड्स आर कॉल्ड, द सेइंग और डाइन वर्ड्स, ये सब क्या कहलाते हैं? सेइंग और डाइन, ये कौन से शब्द है, किस प्रकार के वर्ड्स कहलाते हैं? तो भाई ये किस प्रकार के शब्द बताइए। तो सेइंग और डाइन जो है किस प्रकार के वर्ड है? डाइन और सेइंग। से मतलब कहना, से मतलब क्या होता है? सेइंग, से मतलब कहना। जिस भी शब्द के अंत में ना आता है उसे हम वर्ब कहते हैं हिंदी में बोलने पर। सेइंग, स्पीकिंग बोलना, बैठना, उठना, टीचिंग पढ़ा रहा हूं, टीच पढ़ाना, ना आया तो वर्ब। तो ये सेइंग क्या है? वर्ब है, तो सही उत्तर क्या होगा? वर्ब। फिर आगे देखो, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, आप करेक्ट सेंटेंस को, सही सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए। द बुक इज ऑन द टेबल, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, द कैट इज अंडर द टेबल। तो इसमें जितना भी आपको दिख रहा है ना, सबका सब सही है भाई, सारे के सारे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, पूरा का पूरा एकदम करेक्ट है। सोहन इज ए ब्रेव बॉय, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। सोहन जो है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, है ना। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर। तो यहां पर एक ही आदमी है और पॉजिटिव डिग्री है। कौन सा ये कंपैरिजन होगा भाई? पॉजिटिव डिग्री। सही उत्तर क्या होगा इसका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री है, सोहन इज ए ब्रेव बॉय। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? चलिए तो अगला देखिए, कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर ली जाए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ओबे मी, ओबे मी इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये ध्यान रखेंगे आप। वाच्य जिसे कहा जाता है, वॉइस यानी वाच्य, ठीक है। हिंदी में, हिंदी व्याकरण में वाच्य कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वॉइस कहते हैं। तो ओबे मी का सही उत्तर क्या होगा? आई शुड बी ओबेड, है ना। ओबे मी, मेरी बात मानो, यानी मेरी बात मानी जानी चाहिए। आई शुड बी ओबेड। अब इसका ग्रामेटिकल कैसे होता है, कैसे वॉइस का कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट वॉइस से इनडायरेक्ट में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, एक्टिव को पैसिव वॉइस में, इसके लिए ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ग्रामर की प्लेलिस्ट पढ़ना, ठीक। फिर फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब क्या होता है? जब बहुत दुख होता है ना, बहुत शोक होता है तो उसको रिमोर्स कहते हैं, ठीक। तो रिमोर्स का भाई जो क्या होगा? नियरेस्ट, इससे जुड़ता, इससे पास का, रिमोर्स से मिलता जुलता शब्द क्या होगा? सिनोनिम जैसा, तो होगा पेनिटेंट। क्या होगा? पेनिटेंट। भाई अब ये तभी आ सकता है जब आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, इसको आप रट के नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर कोई और भी शब्द आ सकता है। तो इस प्रकार के ग्रामेटिकल शब्द आते हैं, ये तभी आप इनको सही बना सकते हो जब आपका वोकैब, आपका शब्दकोश, वोकैबुलरी अच्छी हो, जब आपका भाई इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छा, जो आपका इंग्लिश भाषा में पकड़ अच्छी हो, तभी ये हो पाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज वेलम। यहां पर किस चीज को हम वेलम बोलते हैं? वेलम क्या होता है? यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट। वेलम मतलब क्या भाई? चमड़े को भी वेलम बोला जाता है, याद रखिए। ताम्रपत्र वेलम होता है, चर्मपत्र, ताम्रपत्र ऐसा होता है। तो चर्मपत्र को बोलते हैं वेलम। पहले चमड़े पर लिखाई होती थी ना, किताबें छपती थी चमड़े पर, तो उसी को बोलते थे। तो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये बहुत ही नरम होता है, चमड़ा नरम ही होता है, हमको पता है, ठीक। फाइंड द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस। शी लिव्स, अब क्या फिल? शी लिव्स इन द मुंबई, एट द मुंबई, ऑन द मुंबई, इनटू द मुंबई। भाई इन मुंबई है ना, इन आएगा, शी लिव्स इन मुंबई ऐसा आता है। फिर इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लाइक इंपॉर्टेंस इज गिवन टू, है ना। ट्रांसलेशन मेथड वाले ग्रामर में, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, इस मेथड में इंपॉर्टेंस, महत्वता किसको दी जाती है? ट्रांसलेशन करना है मतलब भाई बदलाव करना है, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में। जब ट्रांसलेशन कर रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है तो भाई उच्चारण को बहुत महत्व दिया जाता है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा है इसमें से? ट्रांसलेशन मेथड कौन सा है? द टीचर इज डोमिनेटिंग, द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेक्टिव, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग इज एडवोकेट। तो यहां पर कौन सा होगा भाई सही उत्तर? डी, ऑल ऑफ दी। वो सही उत्तर ऑल ऑफ दी। सब के सब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के एग्जांपल्स है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ा जाए, यहां देखते हैं लास्ट। ए लैंग्वेज टीचर फॉलोइंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन क्लासरूम विल गिवन लेस इंफेसिस ऑन। किस पे फोकस देगा? जब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कर रहे थे, बच्चों को कन्वर्ट करने दिया जाता है ना। टीचर सेंटेंस बोलता है आज बारिश हो रही, हिंदी में बदलो। कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग टुमारो, इसको हिंदी में बदलो।
तो बच्चे ओरली नहीं बदलेंगे, उसको लिखेंगे, है ना, लिख कर देखेंगे। तो इसका ओरल यूज ज्यादा नहीं करते, तो सही उत्तर क्या होगा? ओरल। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते ओरल यूज पर, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड में लिखवा कर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर द डायरेक्ट मेथड वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, डायरेक्ट मेथड को किसने ज्यादा फेमस किया? तो जर्मन लिंग्विस्टिक ने। जी हाँ, जर्मन के जो भाषा विज्ञानी थे, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा विज्ञानी, भाषा का जानकार, तो जर्मन लिंग्विस्टिक लोगों ने ही इस डायरेक्ट मेथड को ज्यादा फेमस किया था ग्रामर पढ़ाने के। तो डायरेक्ट मेथड प्रोहिबिट्स, जो डायरेक्ट मेथड होता है किस चीज की मनाही करता है? प्रोहिबिट मतलब मनाही, किस चीज से रोकता है? तो डायरेक्ट मेथड जो है वो आपको वोकैबुलरी से रोकता है, इसमें आपको शब्द ज्ञान नहीं हो पाता। डायरेक्ट मेथड में शब्द ज्ञान कम हो पाता है या हो ही नहीं पाता। क्लियर? चलो, तो वही। और यहां पर देखिए कुछ और भी प्रश्न है। यहां पर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर, ये सब क्या है? ये सब के सब वर्बल स्किल है। वर्बल, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना, लिखोगे तभी जब सुनोगे पहले, है ना, या देख कर कुछ भी, तो ये सब वर्बल स्किल्स है। कौन सी स्किल्स है? वर्बल स्किल्स। एग्जांपल्स आर, यहां पर एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल भाई, मोर इफेक्टिव दैन यूजिंग ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण होता है। मोर इफेक्टिव दैन मोर टीचिंग, ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेस इफेक्टिव दैन एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन करने से कम जरूरी होता है एग्जाम्पल। नहीं भाई, एक्सप्लेन बिना एग्जाम्पल के कर ही नहीं सकते, पढ़ाना आप बिना एग्जाम्पल के कर ही नहीं सकते, और लैंग्वेज की भाषा में भाई उदाहरण तो देना मस्ट है, कंपलसरी है, तो तीनों नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है? ए मोर इफेक्टिव दैन यूजिंग अ ब्लैक बोर्ड। बिना ब्लैक बोर्ड के भी आप उदाहरण दे के बच्चों कहानी के थ्रू बहुत सी चीजें समझा सकते हैं। अगला देखिए, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू, जब मैकेनिकल ड्रिल करते हैं यानी बोलने की प्रैक्टिस होती है, तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि बच्चा जो है इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स, सीखने वालों में बच्चा उस भाषा का क्रिएटिव यूज, रचनात्मक यूज करे भाषा का। ठीक है, ये कब करते हैं? जब भाई मैकेनिकल ड्रिल की जाती है क्लास में, तब। अब देखिए, टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, ठीक है, टीचर जो होते हैं वो अपने लर्नर्स, सिखाने वाले को कैसे इंग्लिश नॉलेज बनाने में हेल्प करते हैं, इंग्लिश का ज्ञान वो कैसे करवाते हैं? तो वो करवाते भाई किस मेथड से? वो करवाते इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज, यानी बच्चों के पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके नए ज्ञान को। जैसे कभी जब अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं इस वक्त, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन किस भाषा का इस्तेमाल करो? हिंदी का, क्योंकि हिंदी आपको पहले से आती है। तो आपके पहले से आने वाले ज्ञान का इस्तेमाल करके आपको नया ज्ञान सिखा रहा हूं, अंग्रेजी सिखा रहा हूं। तो टीचर यही करता है। टीचर जो होता है वो अपने लर्नर्स को, अपने सिखाने वालों को कैसे सिखाता है? तो उनके पास जो पहले से आता है उस ज्ञान का इस्तेमाल करके। तो मैं जो भी आपको डीएलएड पढ़ाता हूं वो आपके ही पास जो ज्ञान है ना उसका इस्तेमाल करके पढ़ाता हूं। ठीक, तो वही हो गया, वही यहां पर पूछा है। सही उत्तर बी होगा इसका। सही उत्तर क्या होगा? बी, करेक्ट। चलिए, तो ये हो गया आपका भाई यहां पर पूरा, ये सारे एमसीक्यूज हो गए। इन्हीं एमसीक्यूज में से कोई 5 आपको पूछ सकते हैं, इसके बाहर भी 1-2 जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तो इसमें से आएंगे, गारंटीड है। 5 में से 2-3 यहां से कंफर्म आना ही आना है। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, रिपीटेडली एक बार इसको और देख लीजिएगा। ठीक, और जैसा मैंने कहा, ग्रामर सही होना चाहिए। ग्रामर पढ़ने के लिए आप चैनल पर जाएंगे तो आपको डीएलएड ग्रामर का प्लेलिस्ट मिलेगा। तो डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियो है, एकदम शॉर्ट 15, 20, 12 मिनट के से शॉर्ट वीडियोस है। वो 5-6 वीडियो देख लोगे तो आपका बेसिक ग्रामर पूरा सुधर जाएगा, बढ़िया से मजा आएगा पढ़ने में, जाकर जरूर देखना। ठीक, और इंग्लिश स्पेशल कोर्स खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का कोर्स खरीदना आपको, जिसमें इंग्लिश का वीडियो हो, इंग्लिश के नोट्स हो, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, यही सब चाहिए आपको। सिर्फ इंग्लिश एग्जाम से डर लग रहा है तो अलग से मात्र इंग्लिश का स्पेशल कोर्स खरीदना है, तो आप परचेस कर सकते हो। आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, उस ऐप पर जाइए और उस ऐप पर हमारा स्पेशल इंग्लिश कोर्स दिखेगा आपको प्रोफिशिएंसी का, वो कोर्स भी खरीद सकते हो। बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा आपको सिंगल सब्जेक्ट के लिए। ठीक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इंग्लिश में डिफिकल्टी जाती है, पास नहीं हो पाते, इसलिए स्पेशल इंग्लिश का मैंने अलग से कोर्स लगा दिया है, आप जाके वो परचेस कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखिए हमारा चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको प्रोफेशनल इंग्लिश के विषय के सभी इकाइयों के एकदम डिटेल लेक्चर भी मिल जाएंगे, पढ़ पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।